मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज में आपका स्वागत है वापस। चैप्टर नंबर 1 अपन ने कवर कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 11 कर लिया। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। 12 से 15 नंबर की वेटेज आराम से इस चैप्टर की पूछी जाती है, तो इसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस अपन करेंगे जो इस बार आपके एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस है। ठीक है, केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चंस है, मजा आएगा आपको। और प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को पहले लाइक कर रहे हो, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैं थोड़ा सा स्पीडली करा हुआ, अगर आपको स्पीड थोड़ी सी ऊपर नीचे लगे यू कैन एडजस्ट इन यूट्यूब सेटिंग। ठीक है, वैसे भी तुम्हें आदत है 1.5 की स्पीड पे देखने की, तो मैं 1.5 की स्पीड से ही चलूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है, वह स्पीड को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना। ओके सर। सो पहला मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें ऐसे 501 से रिलेटेड। 501 से रिलेटेड इस क्वेश्चन में क्या ज्ञान दे रखा है, पहले ये चीज़ सुन लो। आपको ऐसे 501 में इन्वेंट्री का एक केस होता है, वहाँ पे अगर इन्वेंट्री मटेरियल होती है तो उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। हाँ, ये पूरा का पूरा वही ज्ञान आपको दे रखा है, पर ध्यान रखना एक बेसिक चीज मैं बता देता हूँ। इन्वेंट्री अगर मटेरियल है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, देन ये बेसिक कंडीशन ऑडिटर को जो करनी है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस उसकी चेक करनी है। तो सर ऑडिटर क्या करेगा, मैंने कहा अगर मटेरियल है, एग्जिस्टेंस कंडीशन चेक करनी है, ऑडिटर क्या करेगा, ए पॉइंट वहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस देगा। अटेंडेंस देने के बाद में क्या करेगा, मैंने कहा बैठा तो रहेगा नहीं, पहले मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स है, इंस्ट्रक्शंस है टू काउंट इन्वेंट्री, वो एक बार इवेल्युएट कर लेगा। हाँ भाई मैनेजमेंट कैसे क्या करोगे। फिर मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है फॉर काउंटिंग इन्वेंट्री वो ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, पहले पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखे, उसके बाद में सेम प्रोसीजर्स को वो देख रहा है कि भाई मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए थे उसके बेसिस पे क्या वो सही से इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं। देन वो इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट कर लेगा, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लेगा बेसिकली, और परफॉर्म टेस्ट काउंट, सैम्पल बेसिस पे टेस्ट काउंट कर लेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है सर। एंड फाइनली वो एक और छोटी सी चीज़ देखेगा, वो जो भी इन्वेंट्री के फाइनल रिकॉर्ड्स होंगे ना, उन पे ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा टू डिटरमाइन कि क्या सब कुछ एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है या कुछ डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? क्या ये आपका एक बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो ना, इसके बहुत सारे स्पेशल केसेस है ना। तो आईसीआई क्या कर सकता है, आपको एक तो ये पूछ सकता है, फिर साथ में एक और स्पेशल केस बोल दिया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ऑडिटर के लिए ना फिजिकल काउंट पे पहुंचना इट्स नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू इम्प्रैक्टिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्टरनेट डेट पे भी वो नहीं पहुंच सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो एज एन ऑडिटर तुम्हें क्या करना है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। और फिर भी अगर काम नहीं बन रहा तो तुम्हें फिर अल्टीमेटली मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन को। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के भी अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे, तो बेटा उसको मिस मत करना। ठीक है सर। देन ऐसे 510 बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, और 99% 4 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ से। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है पहले तो ये ध्यान रखो, इसकी डेफिनेशन मैं तुम्हें यहाँ से करवा देता हूँ। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, पिछले साल या तो ऑडिट ही नहीं हुई थी या कोई और ऑडिटर था, तुमने ऑडिट नहीं करी थी। ठीक है, तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पिछले साल ऑडिट हुई नहीं थी या ऑडिटर कोई और था। समझे क्या? समझे क्या? हाँ सर, ये तो तुम्हारी एक बेसिक डेफिनेशन है जो तुम्हें ध्यान में रख के चलनी है। हर समय इस टॉपिक का क्वेश्चन आए तो ये डेफिनेशन लिख दोगे ना, तो क्या पता इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में हो ये, और बेटर प्रेजेंटेशन ही होएगी, कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा इससे। तो ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है सर। अब इसका सर पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 510। ये आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, आईसीआई स्टडी मटेरियल आरटीपी मई 2023। ठीक है सर, बताओ ना क्या है सर। मैंने कहा मेरी बात को ध्यान से सुन। एज एन ऑडिटर हम ये स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किससे रिलेटेड? जो भी ओपनिंग बैलेंस है ना, क्या ओपनिंग बैलेंस कोई मिसस्टेटमेंट कंटेन करते हैं दैट कैन मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ठीक है, पिछले साल तुमने ऑडिट करी नहीं थी, पिछले साल के जो बैलेंसेस है वो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस में आए। हाँ, तो तुम क्या देख रहे हो कि क्या ये ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट है क्या जो करंट पीरियड को मटेरियली इफेक्ट कर सकता है? तुम्हें पहले तो इससे रिलेटेड एविडेंस चाहिए। ओके सर। सेकंड, जो भी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, क्या वो जो ओपनिंग बैलेंसेस में है क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है? और अगर पिछले साल और इस साल के बैलेंसेस, पिछले साल और इस साल के में अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कुछ चेंज हुए तो क्या वो एपीडी हुआ है, क्या प्रॉपर तरीके से अकाउंटेड हुआ है, क्या प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हुआ है, क्या प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज हुआ है क्या? ऑडिटर को इससे रिलेटेड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। ठीक है क्या? 2 पॉइंट ध्यान में रख के चलना, ऑब्जेक्टिव बेटा अच्छा क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का।
ठीक है सर, अब मेरी बात को और सुनो ना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आएगा ही आएगा, आने के चांसेस पूरे हैं। आईसीआई स्टडी मटेरियल आरटीपी मई 2024 का क्वेश्चन है। सर क्या क्वेश्चन है? मैसर्स पंकज एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। सीए पंकज डिड नॉट अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। सीए पंकज ने ओपनिंग बैलेंस पे प्रोसीजर ही नहीं लगाया। ओके, he argued that since financial statements were audited by predecessor auditor therefore he is not required to verify them। पंकज भाई साहब बोल रहे हैं कि पिछले साल तो ऑडिटर ने करा ही था ना, मैं क्यों करूँ इस बार? तो वो गलत बोल रहे हैं। एज एन ऑडिटर तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं टू चेक कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है क्या जो मटेरियली अफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बेटा ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ के आया ना अभी। हाँ सर, तो इसके लिए बेटा ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ये बेसिक चीज़ें करेगा। ठीक है, कैसे ध्यान में रखोगे सर? 3 पॉइंट हमें मेजर लिखने हैं और तीसरे के 3 पॉइंट लिखने हैं। मैंने क्या बोला? 3 पॉइंट तुम्हें लिखने हैं और तीसरे के भी 3 पॉइंट लिखने हैं। तो देखो आप क्या करोगे, आप है ना डिटरमाइन करोगे पहले, और फिर उसके बाद में इनमें से एक प्रोसीजर आपको करना है, एक या एक से ज़्यादा। सर क्या करना है डिटरमाइन? मैंने कहा देखो पिछले साल ऑडिट तुमने नहीं करी थी और पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस इस साल ब्रॉट फॉरवर्ड हुए, तो तुम्हें ये देखना है कि वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए क्या। अच्छा, पिछले साल की गलती कुछ हो जाती है तो उसको कैसे शो होता है? प्रायर पीरियड आइटम में। क्या वो प्रायर पीरियड आइटम में सही से डिस्क्लोज हो गया क्या? एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या, पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसीज और इस साल की अकाउंटिंग पॉलिसीज को तुमने देखना है कि भाई सेम है क्या। तो तुम क्या करो, डिटरमाइन वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। जो ओपनिंग बैलेंसेज है ना, वो करेक्टली अकाउंटिंग पॉलिसीज उनमें सही यूज हो रखी है। ठीक है, देन परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इन तीनों में से ऑडिटर या तो एक कर ले या एक से ज़्यादा कर ले, बट यू शुड हैव अ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके सर, सर क्या करना है? मैंने कहा देख, पिछले साल अगर ऑडिट हुई है तो उस ऑडिटर की कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवा ले, उनको एक बार रिव्यू कर ले। ठीक है सर, देन व्हाट यू कैन डू, तुम पर्टिकुलरली जो करंट ऑडिट प्रोसीजर्स तुम लगाते हो ना, करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर, उससे इवेल्युएट करो कि क्या मेरे को ओपनिंग बैलेंस पे भी कुछ एविडेंस मिल सकता है क्या। और अगर तुम्हें नेसेसिटी लगे तो तुम स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दो टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस। फॉर एग्जांपल बैंक कंफर्मेशन में बैंक वालों से बोल दिया भाई ओपनिंग बैंक बैलेंस का भी है ना, मेरे को लेटर का कंफर्मेशन भेज दे यार। समझे क्या? क्या ये बात तुम समझे? हाँ सर, तो बेटा क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट, डिटरमाइनिंग वेदर वो जो क्लोजिंग बैलेंस थे वो सही से कैरी फॉरवर्ड हुए क्या, और कोई एडजस्टमेंट हुआ है एज प्रायर पीरियड आइटम तो वो सही से डिस्क्लोज हुआ है क्या। क्या ओपनिंग बैलेंस सही अकाउंटिंग पॉलिसी की एप्लीकेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं क्या। परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। पिछले साल की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी कॉपीज मंगवा ले, अदर कॉपीज मंगवा ले, उनको देख ले सही से। देन असेस इफ करंट ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड एविडेंस, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ओपनिंग बैलेंस पे तुम स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकते हो। अगर तुम्हारा मन भर जाता है तो ठीक है, मतलब सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो ठीक है। अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? एमसीक्यू यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यही थर्ड क्वेश्चन है पूरी की बात। थर्ड क्वेश्चन यही है ना? हाँ, थर्ड क्वेश्चन यही है, इसका आगे का पार्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी तुम्हारा मैंने करवा दिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड ऑडिटर को अगर सफिशिएंट मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड सपोज करो क्लाइंट ने ना कोई चेंज हुआ था, उसको प्रॉपर तरीके से अकाउंटेड प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं करा, तो ऑडिटर वहाँ पे अगर मॉडिफाई करता है ना तो क्वालिफाइड या एडवर्स का ही ऑप्शन होता है, डिस्क्लेमर का वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। उसके पीछे भी लॉजिक होता है, बट अभी के लिए आप बस याद करके जाना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर चेंजेस है एंड दैट इज़ नॉट एपीडी, तो ऑडिटर मॉडिफाई करेगा तो क्वालिफाइड या एडवर्स देगा। बेटा एमसीक्यू वहाँ से ही पूछा जा सकता है। ओके सर, डन। ठीक है सर, ये हो गया। देन एक छोटा सा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा स्टैंडर्ड कर लो, स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो और एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ दो, एग्जाम में यही आ जाएगा। सर क्या क्वेश्चन है? देख मेरे भाई, पिछले साल तू ऑडिटर नहीं था, मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, रीड कर लेना फिर। पिछले साल तुम ऑडिटर नहीं थे, ओके सर। इस साल तो तुम क्या करोगे? जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उस पर तुम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो, हाँ। बट यार जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी ना उसका क्या करे, क्योंकि पिछले साल तो तुम ऑडिटर थे ही नहीं, तुम तो अटेंडेंस फिजिकल काउंटिंग में गए ही नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री पे कैसे ऑडिट प्रोसीजर ले? तो ऑडिटर को इट इज़ अ वेरी ट्रिकी टास्क, ऑडिटर को बड़ी मुश्किल होती है ऐसे करने में। तो कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स हम लगाएंगे जिसकी बेसिस पे हमें ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड भी ऑडिट एविडेंस मिल जाए। सर अगर नहीं मिले तो सर क्या करना? मैंने कहा फिर तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर इज द ऑप्शन ना, मॉडिफिकेशन इज द ऑप्शन ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑडिट प्रोसीजर तो अप्लाई करेगा ना। तो सर क्या करे? मैंने कहा देख,
जो तेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उस पे तो तू नॉर्मल प्रोसीजर लगा, लाइक अटेंडेंस वाला, ठीक है। क्या कर, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो क्वांटिटी है ना उसको एक रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग बैलेंस की इन्वेंट्री पे पहुंच। ओके सर, रिवर्स कैलकुलेशन कर देंगे। देन व्हाट यू कैन डू, तुम क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है ना वो सही मेथड से हो रखी है क्या, फॉर एग्जांपल फीफो से हो रखी है या लीफो से हो रखी है, ये चीज़ तो देख सकते हो, ये चीज़ तो असेस कर सकते हो। एंड तीसरा क्या करो, जीपी मार्जिन को कंपेयर करो, सो डैट कुछ भी अननेसेसरी वेरिएंस हो रहा है तो वो पता पड़ जाएगा। एंड कट ऑफ प्रोसीजर्स का देखो कि सही इन्वेंट्री मतलब सही करेक्ट पीरियड में है क्या। ऐसा कुछ तुम कर सकते हो फॉर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन ओपनिंग इन्वेंट्री, बिकॉज तुम फर्स्ट टाइम ऑडिटर हो। अगर तुम रिकरिंग ऑडिट होती तो ये सब कुछ बात ही नहीं होती भाई। ठीक है क्या, डन डन डन, ओके सर। एमटीपी अप्रैल 2024 का क्वेश्चन था बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। ठीक है सर। मोटा मोटी अपन को कितने मिनट हुए, 10-12 मिनट हुए और अपन ने 2 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब आ जाओ ऐसे 505 का क्वेश्चन। ऐसे 505 का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या है, मैं तुम्हें क्वेश्चन सिंपल वे में बोलूँ, पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, एक बार में बताता हूँ। आप डेटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना चाह रहे थे कि यार कुछ बैलेंसेस तुम्हें कंफर्म कराने थे, मैनेजमेंट ने बोला रुक जा नहीं भेजनी, मैनेजमेंट ने बोला रुक जा नहीं भेजनी, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैनेजमेंट तुम्हें आके बोलता है कि नहीं भेजनी, तो तुम क्या करोगे, तुम मुझसे पूछोगे ही ना, हाँ सर, तो हम उससे इंक्वायरी करेंगे भाई मैनेजमेंट क्या रीज़न है रिफ्यूज़ल का, और ऑडिट एविडेंस लोगे कि मैनेजमेंट का रीज़न जो रिफ्यूज़ल का है क्या वो वैलिड है, क्या वो रीजनेबल है, सिंपल। अरे सिंपल मॉडिफाई मॉडिफाई मत करा करो। मैनेजमेंट ने तुम्हें बोला नहीं भेजनी, क्यों नहीं भेजनी, क्या रीज़न है, जेन्युइन है क्या उसका रीज़न, वैलिड है क्या रीज़न, चेक कर लो। ओके सर। देन अब सपोज का मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो उसके कारण तुम्हारी ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आया। सर कैसे, मतलब मैनेजमेंट के रिफ्यूज़ल के कारण तुम्हारे रोमम पे क्या इम्पैक्ट आया, क्या तुम्हारा रोमम बढ़ गया, स्पेशली फ्रॉड वाला एंगल तुम देखोगे, और साथ के साथ में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तुम्हें कैसे करने तुम ये सोचोगे। ओके सर। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से काम बन जाता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है सर। पहले मैंने कहा मैनेजमेंट ने जैसे ही मना करा, इंक्वायर कर ले भाई क्यों मना कर रहा है, एविडेंस ले कि उनका रीज़न जस्टिफाइबल है क्या, रीजनेबल है क्या। ठीक है। देन मना करा, हाथों हाथ सोच यार इसके कारण मेरे रोमम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, स्पेशली फ्रॉड वाला केस तो नहीं लग रहा है ये, मेरे नीचे टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मुझे आगे कैसे करने हैं, इवेल्युएट कर। देन ट्राई टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर काम बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं काम बनता तो देखना पड़ेगा। ओके सर। अब सपोज कर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट का जो रिफ्यूज़ल था ना वो सही नहीं था, या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी काम नहीं बन रहा था, तो एक काम करो ना, एक बार टीसीडब्ल्यूजी को पिक्चर में ले आओ। मैनेजमेंट ने मना करा था ना, तो टीसीडब्ल्यूजी को पिक्चर में ले आओ। और फिर भी अगर बात नहीं बन रही है तो बेटा फिर तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ऐसे 705 के बेसिस पे तुम क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आती है क्या, बोलो ना भाई, क्या 705 की बातें समझ में आती है, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 नंबर का बिल्कुल पूछा जाता है। कैसे सर, मैनेजमेंट ने मना करा, सीधे मॉडिफाई पे मत जाओ, इंक्वायर करेंगे सर। इंक्वायर क्या करेगी भाई, क्यों मना कर रहा है, क्या वैलिड है क्या तेरा रीज़न, सर क्या रीजनेबल है क्या, ये देख लो। उसके बाद में जैसे ही उसने मना करा वो मन में सोच रहे हो, अरे यार इसके कारण रूमम पे क्या इंपैक्ट आएगा, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिटरमाइन करना है। देन ट्राई टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, काम बन जाए बहुत बढ़िया, नहीं काम बने देन टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करो, टीसीडब्ल्यूजी से भी बातें नहीं बन रही, मॉडिफिकेशन करो। ओके सर। देन सेकंड क्वेश्चन, मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम रीड कर लेना। एमटीपी सितंबर 2024 का क्वेश्चन था। सर क्या क्वेश्चन है बेटा, नेगेटिव कंफर्मेशन होती है ना, जिसमें सामने वाला तभी रिस्पॉन्स करता है जब वो डिसएग्री करता है, तो नेगेटिव कंफर्मेशन कभी भी परसुएसिव ऑडिट एविडेंस नहीं देता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव कंफर्मेशन कब कब भेजी जा सकती है, नेगेटिव कंफर्मेशन कब कब भेजी जा सकती है। मैंने कहा नेगेटिव कंफर्मेशन केवल और केवल जब तक 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती आप नहीं भेजोगे। मतलब सर बेटा चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है तभी तुम नेगेटिव कंफर्मेशन भेजोगे, वरना नहीं भेजोगे। ठीक है क्या, पहले माइंड में तो ये रख लो। ओके सर। तो मैंने क्या करा, ये पूरा तुम्हें क्वेश्चन समझा दिया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन एक बार देखिएगा,
which conditions need to be met to use negative confirmation request as stated above 4 condition. Additionally, CAX is of the view that negative confirmation provides same level of persuasive audit evidence. नहीं, do you agree with this point of view? Provide reasons for the same. Okay sir. So पहले तुमने क्या करा, डिफाइन कर दिया, फिर बता दिया कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब चारों कंडीशंस तुमने लिखी. सर चारों कंडीशंस क्या है? चारों कंडीशन ये है. पहला तो क्या, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट इज वेरी लो और साथ के साथ में इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, तब तो बात बढ़िया है. तुम क्या चाहोगे, नेगेटिव कंफर्मेशन ऐसे सिचुएशन में भेजो जहां पे दिक्कतें मिलनी ही नहीं है. समझ रहे हो? तो रोमम इज वेरी लो, इंटरनल कंट्रोल पर्टिकुलरली तुमने बहुत इफेक्टिव है, ये मान लिया है. तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद है कि कोई एक्सेप्शन मिलेगा ही नहीं. अ वेरी लो रेट एक्सेप्शन इज एक्सपेक्टेड. साथ के साथ में नेगेटिव कंफर्मेशन हम कब भेजते हैं, जब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्मॉल एंड होमोजीनियस आइटम. फॉर एग्जांपल क्लोजिंग बैलेंस में 15 20 20 100 200 200 300 रुपए के क्लोजिंग बैलेंस पड़े हुए थे डेटर्स के. उन सबको टाइटल के लिए करना था, सबको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दी, स्मॉल होमोजीनियस आइटम्स. और फोर्थ है कि ऐसा ऑडिटर को कोई कंडीशन नहीं दिखती, नहीं ऑडिटर नहीं सॉरी, ऐसा ऑडिटर को क्या मतलब मैनेजमेंट को कोई कंडीशन नहीं दिखती कि सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. क्या ये बात आपको समझ में आती है? जब तक ये चार कंडीशन, जब तक ये, अरे ऑडिटर नहीं, मैंने उल्टा ही बोल दिया यहाँ पे, ऑडिटर मैनेजमेंट नहीं, ऑडिटर को ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तब देर आर नो कंडीशन दैट वुड कॉज रिसिपेंट टू इग्नोर द रिक्वेस्ट. मतलब वो रिसिपेंट इग्नोर कर देगा, आपको ऐसा नहीं लगता ऑडिटर को. देन व्हाट यू कैन डू, आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हो. सर क्या क्या है? मैंने कहा पहले तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज असेस्ड टू बी वेरी लो एंड इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव. ओके. अ वेरी लो रेट एक्सेप्शन इज एक्सपेक्टेड. ओके सर. पॉपुलेशन न्यूमरस स्मॉल होमोजीनियस आइटम्स और देर आर नो कंडीशंस दैट वुड कॉज सामने वाली पार्टी टू इग्नोर द केस. ऐसे कि अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ऑडिटर क्या भेज सकता है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है. ठीक है. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो ना. प्रॉब्लम क्या होती है, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस क्यों नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि सपोज करो सामने वाली पार्टी ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दी तुम्हारी रिक्वेस्ट, है ना, तो उसका जवाब ही नहीं आएगा. और तुम क्या मान के चलते हो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में कि अगर डिसअग्री हो रहे हो तभी आंसर करना. तो तुम तो ये मान के बैठ रहे हो कि यार वो अग्री हुआ होगा तभी उसने जवाब नहीं दिया होगा, क्या पता उसने इग्नोर ही कर दी होगी तुम्हारी रिक्वेस्ट को. ठीक है, ऐसा हो सकता है ना. दैट्स वाई इट प्रोवाइड्स अ लोअर, मतलब इट डज नॉट प्रोवाइड परसुएसिव ऑडिट एविडेंस. ठीक है क्या, समझे क्या बेटा? ये चार कंडीशन है, याद करके जाना. डन सर. ठीक है सर. देन ऐसे 550 का एक छोटा सा क्वेश्चन है, एमटीपी सितंबर 2024 का. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सर क्या, पहले तो बेटा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चा समझ ही नहीं पाता किससे रिलेटेड है. सर क्या लैंग्वेज है? While performing audit of financial statement of a listed company, statutory auditor need to maintain an attitude of professional skepticism for related party information. State examples of the records or documents that may provide information about related party relationship and transactions. Basically, auditor को जब audit कर रहा है तो कौन से records and documents में उसको related party relationship या transactions के बारे में information मिलेगी, auditor को वो देखना है. ओके सर. तो ऑडिटर को कौन कौन सी जगह पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है? ओके सर. तो बेसिकली वो कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करेगा. सर कौन कौन से? मैंने कहा एंटिटी की इनकम टैक्स रिटर्न्स हो गई. सपोज करो तुमने सेबी को कोई इन्फॉर्मेशन दी, एंटिटी ने, वो देख लो. शेयर होल्डर के रजिस्टर को देख लो. ठीक है. एंटिटी के कोई इन्वेस्टमेंट को देख लो, क्योंकि पता पड़ जाएगा सब्सिडी एसोसिएट वाली कहानी. एंटिटी ने किसी की LIP करवा रखी है क्या, ये बेसिक बात हो गई. ठीक है. किसी के साथ में कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट हो रखा है क्या, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट. ठीक है. तो वैसा वहाँ से तुम्हें कुछ मिल सकता है ना. तो देखो, एंटिटी की इनकम टैक्स रजिस्टर देख लिया, इनकम टैक्स रिटर्न देख लिया. बेसिकली कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो एंटिटी ने उसको सप्लाई करा, उसको देख लो. शेयर होल्डर रजिस्टर देख लो. स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG. देन एंटिटी के इन्वेस्टमेंट को देख लो. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट
जो की मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में, उसको स्टडी कर लो। देन LIP पॉलिसीज़ देख लो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएट बहुत ज़्यादा हुआ है तो वहाँ पे रिलेटेड पार्टी की खुशबू आ सकती है। देन इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ लो। फिर तुमने कोई प्रोस्पेक्टस फाइल करे है, जैसे होता है ना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, है ना, तो तुमने कोई प्रोस्पेक्टस फाइल करे है, तो वो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट विच आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बहुत ज़्यादा रीनेगोशिएशन हुआ या टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देन अगेन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में एग्जिस्ट है। समझे क्या, समझे क्या, डन डना डन। बेटा कॉमन सेंस यूज़ करोगे ना, अपना अपना दिमाग चलाओगे ना, इसको रीड भी करके जाओगे और अपना दिमाग चलाओगे ना, आराम से 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हो, दैट्स इट। रिलेटेड पार्टी सोचो तो सही किधर किधर मिलेगी, अपना कॉमन सेंस तो यूज़ करो, 7-8 पॉइंट मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है सर, डन डना डन डन सर। ऐसे 550 भी हो गया। देन मेरे भाई ऐसे 520 पे आ जा। अब जो मैंने तुम्हें अभी तक क्वेश्चंस कराए ना, इनमें से मेरे को उम्मीद है कम से कम 2 क्वेश्चन लगने की, है ना। अब ऐसे 520 पे आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी मैंने तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में दिया था। सर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ ही नहीं आएगा अगर ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ जाए। 4 में से कोई बच्चा स्कोर कर ले, बहुत ही रेयरली होगा, मतलब बहुत सारे बच्चे इग्नोर, समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्या क्वेश्चन है, आपको याद है सब ऐसे 520 में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए कुछ फैक्टर्स ऑडिटर कंसीडर करता है। हाँ सर, तो बेटा वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल, CAM ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज प्लान टू यूज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। In this regard, he has decided to use such procedures in following areas. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉलोइंग एरियाज में यूज़ कर रहे थे फॉर टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ठीक है, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस पे तो आप सब्सटेंटिव लगा सकते हो। फॉर टेस्टिंग राइट्स ओवर सर्टेन एसेट, बेटा MCQ के लिए मैंने बोला था यहाँ से कि यहाँ से MCQ मिलेगा तुम्हें, पर यहाँ पे इन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिया, बहुत बढ़िया। फॉर टेस्टिंग राइट्स ओवर सर्टेन एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, नेचर ऑफ असर्शन। तो नेचर ऑफ असर्शन में क्या देखने वाली बात होती है कि आप जब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो ना, तो आपको कभी भी वैल्यूएशन से रिलेटेड या राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड आइडिया नहीं लग पाता। तो ऐसे केस में व्हेन यू आर वेरीफाइंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो सेकंड केस तो गलत था, फर्स्ट केस इज ओके, क्योंकि रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल है बिटवीन द सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो बेटा यही कहानी लिख रखी है। सेकंड पॉइंट में नेचर ऑफ असर्शन, तुम ये पिक भी कर लो ना कि नेचर ऑफ असर्शन से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूट 1 नंबर आराम से दे देगा। देन तुम्हें कहानी लिखनी है कि राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑडिटर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के नहीं वेरीफाई कर सकता। साइमल्टेनियसली प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें बताना है कि जहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लग सकता है। तो यही तुम्हें कंक्लूजन देना है। अच्छा क्वेश्चन था, 3 नंबर का पूछा जा सकता है टोटल मिला के क्वेश्चन। ठीक है, डन डना डन डन सर, डन 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 डन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड 4 पॉइंट पढ़ने होते हैं। ठीक है सर, 4 पॉइंट कौन कौन से पढ़ने होते हैं, जैसे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, उसके 4 सब पॉइंट्स है, 4 पॉइंटर, और उनके नीचे भी सब पॉइंट्स है। आपको उन सब पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पे आपने स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया, या सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको उनके सब पॉइंट्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन तो कौन सा है, ये क्वेश्चन बस वो उन पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने बस पॉइंट्स के बारे में पूछा है। बट मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये भी बोला था कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे भी क्वेश्चन मिल सकता है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है इस बार। और किस में से मिलने की एक्सपेक्टेड है सर, A और B वाले पॉइंट में से मेरे को उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को बस रीड कर लो। सो while designing and performing substantive analytical procedures, either alone or in combination with test of details as substantive procedure in accordance with SA 330, the auditor shall determine the suitability of particular substantive procedure for giving assertion, taking account of the assess minimum and test of detail if any for these assertion। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ऑडिटर को ये फर्स्ट पॉइंट तो करना ही है, एक्सप्लेन द अदर रेलिवेंट पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है, तो बोल रहे कि भाई अदर रेलिवेंट पॉइंट भी बता दो, तो सर अदर रेलिवेंट पॉइंट कौन से थे? एक तो सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर, ये वाला तो दे ही दिया क्वेश्चन में। आपको रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इवेल्युएट करना है, देन यू नीड टू डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज। ठीक है, इवेल्युएट करना है कि भाई कितना सफिशिएंटली प्रिसाइज तक पहुंच पाएगी। एंड फाइनली आपको एक डिफरेंस भी निकालना होता है कि भाई ये डिफरेंस हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं हुआ इस डिफरेंस को क्रॉस करेंगे, देन ऑडिटर क्या करता है, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये तो बेटा क्या हुआ कि ये 3 पॉइंट के बारे में पूछ लिया, बट मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलरली ए और बी पे भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन मिल सकता है 4 नंबर का, तो वो पॉइंट्स देख के जाना। ठीक है, डन सर, डन डन डन, ओके सर। देन ऐसे 530 और ऐसे 500, ऐसे 610। चलो 3 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस और है। अब देखो, ऐसे 530 के बारे में बात करूँ तो 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोले हैं। एक क्वेश्चन तो ये करना, और सेकंड क्वेश्चन मैंने ना एक हेडिंग डाल दी तुम्हारे लिए, प्रोजेक्शन मिसस्टेटमेंट एक टॉपिक है, वो करके चल जाना। ठीक है सर, क्या टॉपिक है, एक बार ये क्या क्वेश्चन है बताओ ना। मैंने कहा देख, क्वेश्चन तो सीधे डायरेक्ट लिखा हुआ है, हाउ शुड ही प्रोसीड टू एनालाइज द नेचर एंड कॉज ऑफ डिविजन एंड मिसस्टेटमेंट ऑब्जर्व इन अ सैंपल रिजल्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले की तो पूरी कहानी है, बाकी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस है कि ऑडिटर कैसे उसको, मतलब कैसे अगर उसको कोई मिसस्टेटमेंट मिलता है या डिवीजन मिलता है, तो ऑडिटर ऑब्वियसली उसके नेचर एंड कॉज को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, जैसे क्या पूरा का जो जो केस था ना, उससे रिलेटेड पहले तो बातें कर रखी है। फिर क्या करता है ऑडिटर, जो भी उसको डिवीजन या मिसस्टेटमेंट मिलता है, ऑडिटर देखता है कि उनमें कोई कॉमन फीचर है क्या। ठीक है, जो जिन जिन में कॉमन फीचर होता है ना, उनको अलग करता है, उनको उन पे बेसिकली क्या करता है, अपने ऑडिट प्रोसीजर को वो एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, मतलब क्या करा यार, कोई भी मिसस्टेटमेंट मिला, कोई भी डिवीजन मिला, उनमें कॉमन फीचर देखता है, और पूरी पॉपुलेशन, मतलब जितने भी पूरी पॉपुलेशन है ना, उनमें से जो कॉमन फीचर वालों को है ना, उन पे प्रोसीजर्स को वो एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, मिसस्टेटमेंट डिवीजन और मिल जाएगी। ठीक है सर, कभी कभी क्या होगा, ऑडिटर क्या करेगा, एक एनोमली का कंसेप्ट भी ध्यान में रखेगा। सर एनोमली क्या होता है? एनोमली ऐसी चीज होती है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट नहीं करती, मतलब पॉपुलेशन से थोड़ी हटके होती है। अब पॉपुलेशन से थोड़ी हटके होती है ना, तो ऑडिटर क्या करेगा, उनको अलग करेगा। एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन, ऑडिटर में व्हेन द ऑडिटर कंसीडर्ड अ मिसस्टेटमेंट और डिवीजन इन सैंपल टू बी एनोमली। अब अगर किसी को वो एनोमली मानता है ना, तो ऑडिटर को हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होनी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा कि यस दिस पर्टिकुलर आइटम इज एनोमली। ठीक है, अब मैंने इसका नेक्स्ट टॉपिक भी आपके लिए लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ये भी सेकंड क्वेश्चन मैंने बना दिया। सर ये क्यों करना होता है, एनोमली अलग अलग क्यों करनी पड़ती है, एनोमली पे इतना फोकस क्यों है, इस पे स्पेसिफिकली ऑडिटर को इतना सफिशिएंट एविडेंस क्यों लेना होता है कि भाई ये एनोमली है। देखो इसके पीछे लॉजिक है। जब हम प्रोजेक्शन करते हैं ना मिसस्टेटमेंट का, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। तो ऑडिटर को क्या करना होता है, लेट से उसको कोई मिसस्टेटमेंट या डिवीजन मिले, तो ऑडिटर को जाना होता है उसके प्रोजेक्शन पे, क्योंकि उसने सैंपल पे मिसस्टेटमेंट डिवीजन निकाले। अब वो पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्शन करेगा, पर जब वो पॉपुलेशन पे प्रोजेक्शन कर रहा होता है ना, तो मैं कहता हूँ रुको थोड़ा सा, जो भी एनोमली आइटम है ना, उसको तुम सेपरेट करो, इसको क्या करो, सेपरेट करो, और बाकी के जो नॉन एनोमली आइटम है ना, उनको तुम प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है सर, नॉन एनोमली आइटम को प्रोजेक्ट कर दिया, किसको करा, नॉन एनोमली आइटम को। ठीक है, अच्छा, इसमें से भी नॉन एनोमली आइटम को जो तुमने प्रोजेक्ट करा, अब तुम क्या करो, साथ में वो जो एनोमली आइटम रह गया था ना, जिसको तुमने अलग कर दिया था प्रोजेक्शन से, उसको सेपरेटली ऐड कर दो, जो एनोमली अनकरेक्टेड रह गई है। सर ऐसा क्यों, बिकॉज एनोमली वो आइटम है जिसपे जो पॉपुलेशन से थोड़े हटके है, तो आप उन पे क्या प्रोजेक्शन करोगे। ठीक है, मतलब आपने उसको अलग कर दिया, बाकी पे प्रोजेक्शन कर दिया, एंड दिस कंप्लीट्स योर टोटल मिसस्टेटमेंट। क्या आपको ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, अच्छा एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आप टेस्ट ऑफ डिटेल मिसस्टेटमेंट के केस में तो प्रोजेक्शन करते हो, पर कंट्रोल के केस में आपको अलग से कोई ही प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वही रेट आपकी पॉपुलेशन की रेट में भी हो जाती है, जो सैंपल की आपकी डिवीजन रेट निकलती है।
ठीक है, तो ये आपको एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, इस पे थोड़ा सा फोकस करके चलना। ठीक है बेटा, तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए कम टाइम में। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर आप खुद से रीड करोगे, आपका काम हो जाएगा। डन। ये आपके प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऐसे 500 का मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑडिट ट्रेल पे, है ना? यस, ऑडिट ट्रेल पे एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, बाकी के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, तो बेटा इनको, ये बी कैटेगरी क्वेश्चन है, पर मैंने आपके इस पीडीएफ में डाल रखा है। साइमल्टेनियसली मैंने ऐसे 610 का कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, मैंने आपको एक टॉपिक दे रखा है, इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इस पे क्या होगा, आपको है ना 3 चीज़ें देखनी होती है। आपको इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी देखनी होती है, उसकी कंपिटेंस देखनी होती है, साथ के साथ में सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच वाला पॉइंट भी देखना होता है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, एक सब पॉइंट में से क्वेश्चन पूछ लेगा। तीनों टॉपिक नहीं आएंगे, पर इनके जैसे ऑब्जेक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछ लिया तो ये पॉइंट्स हो गए, कंपिटेंस पे ये पॉइंट हो गए, है ना? तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली टॉपिक दे रखा है, क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने इसके लिए, एक आपको टॉपिक दे रखा है, तो बेटा इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ऐसे 610 में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस अटेम्प्ट के लिए। ठीक है क्या? डन डनाडन डन। मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को नहीं इग्नोर कर रहे हो, इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने सारे बढ़िया बढ़िया टॉपिक निकाल के आपके लिए, एक कैटेगरी वाले टॉपिक निकाल के इस पीडीएफ में इंक्लूड करे। ज़्यादा नहीं है, 6-7 पेज की पीडीएफ है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, कटाकट कर लो। चैप्टर नंबर 4 बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, सो डैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। एंड कमेंट्स में अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में बिल्कुल बताना, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बिल्कुल मिलता है। थैंक यू।